नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो देखो, अब ना रुकेंगे ना थकेंगे और सिर्फ विजय पत्ता का विजय हासिल कर करके ही हम हमारे सांस लेंगे। अब बिल्कुल अंतिम जो लड़ाई है ना, वो हमारी चालू हो चुकी है। अब अंतिम लड़ाई चालू हो चुकी है, इसीलिए हमने अंतिम वार सीरीज चला रखी है वन शॉट में। 20 आर नैया पार, 20 घंटों में सिर्फ आपकी सामाजिक विज्ञान की नैया पार कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी सी है, लगन लगा करके, मेहनत लगा करके बिल्कुल क्या है, आप जी जान से जुट जाए। और मेरे शेर और शेरनियों, काजू कतलियों, जो नाम आपको दिया ना, ये टाइटल, ये टैग है ना, फेमस हो जाना चाहिए कि हाँ, इस बार जो टॉपर्स है ना, वो मनीष सर के शेर और शेरनी है, उनके काजू कतली है। तो इसलिए सीधी बात, नो बकवास, आज शुरू करते हैं अर्थशास्त्र में अध्याय 3 मुद्रा और साख का जो है वन शॉट। आज का जो हमारा डिटेल में क्या क्या पढ़ेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ेंगे, मुद्रा और मुद्रा के कार्य हैं, करेंसी है, बैंकों में निक्षेप है, ऋण संबंधी गतिविधियां क्या है, साख और कर्ज जाल क्या है, ऋण की शर्तें क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। 1 घंटे के वीडियो के अंदर अंदर आपका जो मुद्रा से, मनी से जुड़ा हुआ जो भी डाउट है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होता है और किसमें किस तरीके से सिस्टम होता है, बैंक से किस प्रकार से हमें पैसा लेना चाहिए, बैंक से किस प्रकार हमें पैसा देता है, चेक का सिस्टम क्या होता है, मांग जमा क्या होती है, हर एक एक डाउट। ना तो आप वस्तुनिष्ठ सवालों में रुकोगे और ना ही आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें आंसर लिखने को होते हैं, ना आप वहां रुकोगे। सिर्फ और सिर्फ अब जो जरूरत है वो मेहनत की है और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आप लोग क्या है, अब मेहनत में लग जाइए। तो शुरू करते हैं आज की शुरुआत। तो अंतिम वार सीरीज बोर्ड टॉपर, हमारा निशाना सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, बोर्ड टॉपर पे है। यही मैं 2022 में यही खबर सुनना चाहता हूं, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स पे यही होना चाहिए, ये बच्चा बना बोर्ड टॉपर और उसमें नाम होना चाहिए कि लर्न एंड शेयर का स्टूडेंट था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। मैं हर बार कहता हूं इतिहास बहुत जरूरी है, मैंने हर बार कहा है इतिहास क्या है, इतिहास बहुत जरूरी है, इतिहास जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर ये क्या लफड़ा कर दिया बीच में, अर्थशास्त्र पढ़ाते पढ़ाते आप इतिहास पे कहां आ गए। तो सामाजिक विज्ञान की यही तो खूबसूरती है कि हम सारे सब्जेक्ट एक साथ देख लेते हैं। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली ये कौन सा सिस्टम है सर? हम तो आज पैसे के बारे में जानते हैं, 100 रुपए दिए शर्ट खरीद ली, 500 रुपया दिए टी शर्ट खरीद ली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो यही तो इतिहास है। इतिहास को जानो कि भैया जो हम आज मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, हम आज जो मनी इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। पृथ्वी तो हजारों सालों से चलती हुई आ रही है, हमारे पूर्वज हजारों सालों से जीते हुए हैं। क्या उनके पास भी बापू वाले नोट थे क्या? बापू वाले नोट तो बहुत लेट है। कौन से नोट इस्तेमाल करते थे? नोट थे भी या नहीं थे? अगर उनको उधार लेना होता तो कैसे उधार लेते थे? तो इसलिए इतिहास को जानना जरूरी है। वस्तु विनिमय प्रणाली को जानते हैं। वस्तु विनिमय, वस्तु का मतलब क्या होता है? देखो, गुड्स, ठीक है। वस्तु का मतलब क्या होता है? गुड्स। विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को समझते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक शब्द आपको क्या है, अटका सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, प्रणाली मतलब सिस्टम। अब क्या हुआ? गुड्स एक्सचेंज, जो वस्तु है उनका विनिमय करो, उनका क्या है, अदला बदली करो। आप यहां पे वस्तु विनिमय में क्या लिख सकते हो? वस्तु आदान प्रदान, ठीक है। वस्तु का क्या कर रहे हो? आदान प्रदान कर रहे हो। वस्तु एक दूसरे से क्या हो, बदल रहे हो, वह सिस्टम है। आ गया पूरा समझ में? डेफिनेशन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, शब्द से ही समझ गए, पर फिर भी डेफिनेशन लिखना जरूरी है। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। यहां पे पैसे का कोई रोल नहीं, यहां पे मनी है ही नहीं, जानते ही नहीं है मुद्रा क्या है, ठीक है। कोई जानता ही नहीं है मुद्रा क्या है, मनी क्या है। बस यहां पे जरूरत किस चीज की है? जरूरत है या फिर मैं ये सामान ले रहा हूं, तू वो सामान मुझे दे दे। सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान। जैसे मान लो कि एक चिकित्सक है और मैं टीचर हूं, तो मैंने क्या, चिकित्सक के बच्चे को पढ़ा दिया, मैंने उसको सेवा दे दी। अब मैंने बोला जब भी मेरे घर में कोई भी बीमार पड़े तो तू क्या है, उनका इलाज कर देना। सेवा के बदले सेवा हो गई। कोई पैसा लिया, कोई भी पैसा नहीं लिया। मैं घर में गेहूं का उत्पादन करता हूं और जो मेरे पड़ोस में है वो सब्जियों का उत्पादन करता है। मैंने उसे बोल दिया तू है ना हर साल इतनी बोरी ले लिया कर, तू मुझे रोज हर महीने में इतनी सब्जी बेच दिया कर। वस्तु के बदले वस्तु हो गई। पर ये सिस्टम जितना आसान मैं आपको बता रहा हूं उतना आसान है नहीं। हर सिस्टम की, हर व्यवस्थाओं की मेरिट्स और डीमेरिट्स, अच्छाइयां और बुराइयां रही हैं। अच्छाइयां सिस्टम की कोई चिंता ही नहीं, झंझट ही नहीं है। वस्तु विनिमय कहीं पर भी जाओ, वस्तु दी, वस्तु के बदले वस्तु ले ली। सेवा दी, सेवा के बदले सेवा ले लिया। मुद्रा का सिस्टम ही नहीं, गांधी जी वाला नोट चलेगा या अमेरिका में कोई किसी दूसरे का चलेगा। वस्तु के बदले वस्तु,
चिंता ही खत्म। पर इतना आसान नहीं है, इसके कुछ दोष हैं, इसकी कुछ कमियां हैं, वो कमियां हम लोगों को क्या है देखनी है। दोष क्या क्या है? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी। अब ये क्या होता है? आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब जरूरत, ठीक है, जरूरत है कि दोहरे, दोहरे मतलब डबल, और संयोग मतलब कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस, ओके, डबल कोइंसिडेंस, दोहरे संयोग की कमी होती है। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? दोहरे संयोग का मतलब क्या होता है? जैसे संयोग तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि है ना मैं कहीं गया, ठीक है, मैं कहीं चला गया और है ना संयोग हो गई, किस्मत हो गया कि मैं किसी से वहीं कोई 10 साल 20 साल हो गए उस इंसान से मैं कभी मिला ही नहीं, वो वहां मिल गया। ये संयोग की बात है, मैं वहां मिल गया। मैं रास्ते पे जा रहा था, मुझे 2000 का नोट सड़क पे गिरा हुआ मिल गया, ये संयोग है। संयोग है, 2000 का नोट गिरा हुआ मिल गया, ठीक है। और कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई अच्छी चीज हो तो वो कचरे में से भी उठा लेनी चाहिए। तो 2000 का नोट है, बहुत वैल्यू है, तो ये संयोग है, उदाहरण है। संयोग क्या होता है? जब किस्मत से कह सकते हो कि हाँ चलो हो गया ऐसा काम, किस्मत जिसे कहा जाता है वो हम कहते हैं। अब आवश्यकता की दोहरे संयोग की कमी का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं टीचर हूं, मेरा काम है पढ़ाने का, ठीक है, मेरा काम क्या है? टीच करने का, मेरा काम है पढ़ाने का, ओके। पर अब पढ़ाने से क्या है? आज तो क्या है, आज आप पैसा दोगे, मैं मेरा काम चल जाएगा, फिर उससे मैं गेहूं खरीदूं, चाहे उससे मैं शर्ट खरीदूं, टी शर्ट खरीदूं, कुछ भी खरीद लूं। पर पेट है ना साहब, पेट बातों से नहीं बढ़ता, पेट गेहूं से ही बढ़ता है, अनाज से ही बढ़ता है। तो अब मुझे क्या है? कोई अनाज देने वाला किसान चाहिए, मुझे कोई अनाज देने वाला क्या हो? किसान चाहिए। पर अब जो अनाज देने वाला जो किसान है ना, उसके बच्चे पढ़ते नहीं है, उसके तो सारे बच्चे किसान का ही काम करते हैं। तो अब मैंने कहा यार मैं तेरे बच्चों को पढ़ा दूंगा, वो बोले साहब मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, तो फिर अनाज कौन देगा मुझे? अब मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे अनाज देना चाहता है और उसके बच्चों को पढ़ाना चाहता है, ठीक है। या मेरे पास कोई ऐसी वस्तु हो, जैसे मान लो कि मेरे पास टेबल चेयर पड़ी, मैं टेबल चेयर दूं और उसके बदले कोई मुझे चीज दे दे। मतलब जो चीज मुझे चाहिए वो दूसरा वाला देने को तैयार हो, और जो उसको चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। मतलब देने की चीज भी होनी चाहिए और लेने की चीज भी आपके पास होनी चाहिए, दोनों आवश्यकताएं होनी चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा? काम होगा। पर यहां पे कमी है क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आपको ऐसा इंसान मिल जाए जो चीज आप देना चाहते हो वो दे सको और जो चीज आप लेना चाहते हो वो ले सको, यह पॉसिबिलिटी नहीं है। और चलो उस समय में हम लोग सोच भी लेते, जब बहुत एक छोटी जनसंख्या होती थी, लोगों की जो आवश्यकता है, जरूरतें हैं वो कम होती थी। जब आवश्यकता जरूरतें कम होती थी तो ठीक है, बहुत से कम लोग हैं, आस पड़ोस में एक माहौल सा बन गया कि हाँ भाई ये किसान है, ये पूरे जो गांव है इसको ये चीज देगा, ये है ये आदमी इसको, उस समय में हम मान सकते हैं ये काम चल गया होगा। पर आज की व्यवस्था में 130 करोड़ की जनता में मैं किसको ढूंढूंगा कि मुझे जूते चाहिए और मैं गेहूं देना चाहता हूं? कहां ढूंढूंगा? नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष है, आवश्यकता के दोहरे संयोग की कमी, वस्तुओं के विभाजन की कमी। वस्तुओं के विभाजन की कमी क्या है? अब आप हर चीज को विभाजित नहीं कर सकते हो, डिवाइड कर करके नहीं दे सकते हो। जैसे मान लो किसी को घोड़े का बहुत शौक है, पर अब घोड़ा जब मैं उसको दे रहा हूं तो मैं उस पर क्या कीमत लगाऊं? वो मुझे मान लो एक जो गेहूं की बोरी है वो दे रहा है, मैंने डिमांड करी है कि 2 गेहूं की बोरी दे, तब तो मैं तुझे पूरा घोड़ा दे दूं। तो अब क्या करूं? उसको काट दूं घोड़े को, ले आधा ले जा, आधा बाद में जब एक बोरी जिस दिन देके जाए उस दिन ले जाना, नॉट पॉसिबल। तो हर जगह क्या है? विभाजन नहीं हो सकता, डिवीजन नहीं हो सकता। माप की सामान्य इकाई नहीं थी, माप मतलब मेजर करने की, ठीक है, कोई भी सामान्य इकाई नहीं थी। आज तो एक इकाई है, जैसे भारत में है रुपए, ठीक है। भैया आपको शर्ट लेनी है 300 रुपए दे जाओ, भैया आपको घड़ी लेनी है 200 रुपए दे जाओ, भैया आपको टेबल लेना है 500 रुपए दे जाओ, आपको बोर्ड लेना है, नो कमेंट्स, ठीक है। तो एक क्या है? एक इकाई है हमारे पास, एक यूनिट है कि इस यूनिट का आप दे दीजिए। पर उस समय कितना, अगर मुझे अपना मकान बेचना है तो कितने गेहूं की बोरी ले, मुझे अगर अपने जूते बेचने हैं तो कितने किलो प्याज लूं? माप की इकाई नहीं है ना, किस तरीके से हम दो चीजों की तुलना कर पाएंगे? तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। भंडारण की कमी, भंडार नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है। आज जैसे मान लो मैं सब्जी उगाने वाला किसान हूं, मैं सब्जी उगाता हूं, अब ये मेरी मजबूरी है कि शाम तक क्या है वो सब्जियां मैं बांट ही दूं लोगों को, नहीं तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी, भंडार नहीं कर पाएंगे हम लोग भंडार नहीं कर पाएंगे तो वो देना ही क्या है? हमें पड़ेगा, ठीक है। पर अब आज जैसे भंडारण में हम बात करते हैं, जैसे आज पैसा है तो पैसे को तो भंडार करके रख सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं, बस शर्त यह है कि नोटबंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ शर्तें हैं वो ध्यान रखिएगा। और बाकी जैसे ये देखिए, ये एक सामान दे रहा है दूसरा सामान ले रहा है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, एक बहुत पुराने समय का है। और उसके बाद क्या है? फिर मुद्रा आती है। मुद्रा क्या है अब उसको जानते हैं। मुद्रा
पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। देखो क्रय और विक्रय क्या बोल रहा है, क्रय और जो क्रय और विक्रय होनी चाहिए। क्रय का मतलब क्या है, परचेज, आप उसे खरीद सको, और विक्रय का मतलब क्या है, सेल, आप उसे बेच सको। ठीक है, मुद्रा बोला है पैसे या धन का उस रूप, कोई भी पैसे या धन का क्या है वो रूप। अब बात आती है कि पैसा या धन क्या, जो भी चीज हम एक्सेप्ट हो सके। भैया मुद्रा की या मनी की जो एक आसान परिभाषा है, अगर आप हायर क्लासेस में इकोनॉमिक्स के साथ कंटिन्यू करते हो, आप 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो आप मनी की एक जो डेफिनेशन दी जाती है, परिभाषा दी जाती है, वो ये है कि वो क्या हो, सर्वमान्य, मतलब आपके देश की सीमाओं के अंदर सर्वमान्य हो, और एक्सेप्टेबल हो। एक्सेप्टेबल सब मान ले। भैया आज अगर आप मुझे 2000 का नोट दोगे तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, बिल्कुल बेझिझक होकर के दे सकते हो, और आप मैसेज कर करके एड्रेस पूछोगे तो वो एड्रेस भी मैं बता दूंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आप 2-2000 के नोट भेज सकते हो, पर क्यों, क्योंकि ये सर्वमान्य है, मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी है, या अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पर अब आप मुझे बोलो सर 2016 में जो है ना मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करे, तो वो भेजूंगा, नहीं भाई, अपने पास ही रख। ठीक है, अपने पास ही रख, मुझे मनी चाहिए, टेंशन नहीं। ठीक है, तो क्या हो, पैसे या धन का वो रूप जिसे दैनिक जीवन हम हमारे डेली लाइफ में क्या कर सके, खरीद भी सके उन चीजों से, उस चीज से, और बेच भी सकते हो। तो हम पैसे से क्रय विक्रय खरीद कर सकते हैं ना, हम भैया सामान खरीद भी सकते हैं और हम सामान बेच भी सकते हैं। मुझे टेबल बेचनी है, ले जा, पैसा दे जा। मुझे शर्ट खरीदनी है, ले पैसा ले, शर्ट दे। तो क्रय विक्रय दैनिक जीवन में होना चाहिए, डेली लाइफ में होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, सिक्के और कागज के नोट आते हैं। मुद्रा के कार्य क्या है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, रट्टाफिकेशन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको यह याद ना रहे कि मुद्रा के क्या कार्य हैं, और अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या है और मुद्रा के कार्य क्या है, दोनों अपोजिट है। जो काम वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं कर पा रही है, वही काम क्या है, मुद्रा करेगा। वही काम क्या है, मुद्रा करेगा। देखो अगर हमारे पास कोई एक पर्सन है, जैसे मान लो ये इंसान है, ये इंसान अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसकी जगह हम दूसरे को लेकर के आए हैं, तो वो दूसरे को क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कमियां हैं वो मुद्रा में नहीं है, वो मुद्रा के काम है, इसीलिए हम क्या है, मुद्रा को लेकर के आए। तो मुद्रा के कार्य क्या क्या होंगे, विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रहा है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप दुकान पे जाते हो, 10 का नोट देते हो, चीज ले लेते हो, आप 50 का नोट देते हो, चीज ले लो, सामान। विनिमय एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो यही है। मूल्य के माप है, देखो अब माप है, मेजर कर सकते हो आप। ठीक है, एक शर्ट लेनी है कितने की, 500 रुपए की। ठीक है, एक पेन लेना है 5 रुपए का, एक चॉकलेट लेनी है 30 रुपए की, 50 रुपए की चॉकलेट की तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, चाहो जितनी महंगी ले सकते हो। ठीक है, धन के संचय, और हम क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, स्टोर कर करके रख सकते हैं ना, बिल्कुल घरों में भी हम लोग रखते हैं, जिसे हम सेविंग्स कहते हैं, बचत कहते हैं। हम बैंकों में रखते हैं, बैंकों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम बचत करके रखते हैं ना, कोई खराब थोड़ा ऐसा थोड़ी भैया वो 10 साल से पैसे रखे हुए हैं तो उनके क्या हो जाएगा वो खराब हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे ना वैल्यू घटेगी, बढ़िया है। ठीक है, पर ज्यादा सेविंग करना भी है ना अर्थव्यवस्था के लिए गलत होता है, ये आप ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पर ये देखिए जैसे नोट है और ये सिक्के हैं, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, मुद्रा में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं करेंसी। ठीक है, अब मुद्रा और करेंसी लफड़ा क्या है, क्या है ये, मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो करेंसी क्या है, करेंसी एक देश की मुद्रा की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो मुद्रा को समझो। मुद्रा हमने क्या बोला, मुद्रा वो चीज है जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप आदान प्रदान में आप मान सकते हो, वही मुद्रा है। ठीक है, जैसे कि विश्व व्यापार जब होता है तो डॉलर के रूप में हम व्यापार करते हैं, भाई इतने डॉलर में इतनी चीज, तो वो क्या है, एक मुद्रा का फॉर्म है। करेंसी क्या है, एक एक देश की कौन सी मुद्रा, जैसे हमारे भारत की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है उनकी यूरो है, जापान की येन है। तो इसी प्रकार से करेंसी इस प्रकार में। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी के कागज के नोट और सिक्के शामिल है, तो कागज के नोट और सिक्के आते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों माना जाता है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम, करेंसी को विनिमय का माध्यम क्यों माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे भी घूम फिर करके आए, आपको नहीं घूमना, आपको दिमाग को नहीं घुमाना, स्थिर दिमाग होकर के क्या है, आपको फोकस करके आंसर लिखना है, सवाल को समझना है। अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा लगता है कि यार ये सवाल घुमा रहा है, रिलैक्स, आराम से, शांत, बिल्कुल शांति से उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, क्या पूछना चाहता, पूछो उससे, बोल क्या बताओ, पूछ, बता क्या जानना तुझे, उससे पूछो,
वो आपको जवाब देगा, सवाल ही जवाब देगा आपको। वो बोलेगा विनिमय का माध्यम, अरे विनिमय का माध्यम, कंफ्यूज नहीं होना। और सबसे बड़ी जो बढ़िया रहता है, एग्जाम में जब आपको कोई भी चीज नहीं आए ना, तो थोड़ा सा क्या है, लॉजिक लगा करके जो भी वर्ड आपको समझ में आ रहा है ना, उससे रिलेटेड 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लिखने की कोशिश करा करो, छोड़ा कुछ भी मत करो, ठीक है। जिसने छोड़ दिया मतलब सब कुछ गया। जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है थोड़ा 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 लिखने की कोशिश करो आप, ठीक है। अब अगर वो पूछ ले विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। प्राधिकृत मतलब उसे जारी करती है, सरकार उसकी ऑथोरिटी ले रही है कि हां भैया। अब देखो आप एक वर्ड सुनोगे, लीगल टेंडर। क्या है? लीगल टेंडर। जब भी करेंसी की बात आती है लीगल टेंडर। और 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ये बात कहा था कि भाई 500 और 1000 के नोट बंद है, उनमें उनका शब्द सुनिएगा कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर मतलब कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेंगे। सरकार उन्हें बंद कर रही है, पर सरकार की तरफ से कौन ये काम करता है? कौन काम करता है? आरबीआई काम करता है, भारतीय रिजर्व बैंक काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोटों को छापता है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो उस पर साइन करता है। साइन की देखो कितनी कीमत है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो उस पर साइन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ और 1949 में जाकर के हम इसे हमारा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक घोषित कर देते हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करेगा। तो सरकार ने जारी करा, सरकार ने प्राधिकृत करा है, इसलिए हम क्या है, इन सबको मानते हैं। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल करता है, हम देख रहे हैं, ये बात मैंने आपको बताई। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भैया गलती से भी मत छापने बैठ जाना घर पे नोट कि चलो मैं नोट छापने का काम कर दूं। पहले के समय में जो राजा महाराजा सिक्के चलाते थे, भाई साहब दिमाग था राजा महाराजाओं का, और राजा महाराजा से जो बड़ा दिमाग था ना वो हमारी जनता का था, ठीक है। इसीलिए भारत में कहा जाता है जनता सर्वोपरि है, जनता सबसे ऊपर है। राजा महाराजा क्या करते थे? सोने के सिक्के चलाते थे। ओ राजा की शान में सोने के सिक्के, ओ राजा की शान में चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। जनता क्या करती है? वाह वाह क्या बात, वो उसी सोने को पिघला करके, अगर एक सोने के सिक्के की कीमत 10 रुपए है, मान करके चलिएगा, एक सोने के सिक्के की कीमत 10 रुपए है, वो उसी सोने के सिक्के को पिघला करके 100 रुपए कमाते थे। ये टैलेंट है भारतीयों का, ठीक है। इसीलिए तो समय के साथ क्या हो, सिक्के की जो वैल्यू है वो कम होती गई और नोटों की वैल्यू बढ़ती गई, ठीक है। तो इसलिए कोई किसी को जारी नहीं कर सकता कि आप उसे घर पे नोट छापना शुरू कर दे। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिससे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी को 2000 का नोट दो और वो बोले ना ना मैं तो ना लूंगा, तो आप उस पर केस कर दो जाकर के, क्यों नहीं लेगा? और नहीं ले तो बहुत बढ़िया, आप सामान लेकर के भाग जाओ, बोले बढ़िया, मतलब मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया, ठीक है। तो मतलब जो भी करेंसी हमारे देश में चल रही है उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। सौदों की अदायगी अगर आप कोई भी काम करो उसमें आपको उसके लिए कोई मना नहीं करेगा, वो पैसा लेगा, आदान प्रदान आप उसमें कर सकते हो। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, यही बात अभी मैंने आपको समझाई है। इसीलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अब देखो सवाल का भी जवाब देने का तरीका होता है, ठीक है। हर चीज है ना वैल्यू पे डिपेंड करती है, वैल्यू पे डिपेंड करती है। अगर आपके राष्ट्रपति साहब आएंगे तो बिल्कुल आप ऐसे होकर के बैठ करके बात करोगे, और अगर कॉलोनी के पार्षद आएगा तो ऐसे, और बता क्या हाल चाल है पार्षद साहब, बताओ। वैल्यू की बात है, वो राष्ट्रपति है वो पार्षद है, डिफरेंस है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि सरकार उसे प्राधिकृत करती है और केंद्रीय रिजर्व बैंक सरकार की तरफ से प्राधिकृत कर रहा है, लिख करके छोड़ दो, शांति। ज्यादा नहीं, टीचर को ज्यादा मत दिखाओ कि तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा भंडार है, नहीं, ज्यादा कोशिश नहीं, 2 मार्क्स लिख करके छोड़ दो। अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाए, यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाए कि भैया करेंसी को या मुद्रा को विनिमय के माध्यम क्यों माना जाता है, तो भैया वहां से लेकर के यहां तक का पूरा लिखना है, वहां से लेकर के यहां तक का पूरा लिखना है। और फिर भी आपने 2 मार्क्स वाले में भी सोचो नहीं मैं तो सब कुछ लिख करके आऊंगा, तो बिल्कुल वो 2 पॉइंट लिख करके आखिरी में ये भी लिख सकते हो कि रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया। अब आ जाओ बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, निक्षेप का मतलब क्या है? डिपोजिशन। मैं आपको पहले बैंकों का प्रैक्टिकल फॉर्म बता देता हूं कि किस प्रकार से बैंकों में लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, उसके बाद पूरी थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा।
थ्योरी आपको बिल्कुल ऐसे जस्ट रीड की तरह हम लोग करेंगे, रीडिंग सी करेंगे, तो इसलिए आप पहले क्या है पूरे इस प्रैक्टिकल को समझ लो कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं। बैंकों में निक्षेप या जो डिपोजिशन होता है बैंकों में, डिपोजिशन किसका होगा? पैसों का होगा। और बैंक है ना, बैंक हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बैंकों को है ना अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। ऐसे जो है ना ये जो डायलॉग है ना, ये डायलॉग टीचर को अट्रैक्ट करते हैं। आप लिखिएगा बैंकों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वाह वाह गजब। उसे बिल्कुल ब्लैक पेन से सजाइएगा, डेकोरेट कराएगा, टीचर खुश हो जाएगा, वाह वाह क्या बात है, मुझे पता ही नहीं था बेटा। तो ऐसी बात है। अब जैसे एक बार आप उदाहरण लेकर के चलिए, ये है बैंक, ठीक है, ये क्या है? बैंक है, ये बैंक है। अब इस बैंक के पास क्या है? दो काम है इस बैंक के, एक पैसा लेना और एक पैसा देना। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, नहीं मेरे पास नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है। अब जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप क्या करोगे? बैंक में जाकर के जमा करा करके आ जाओगे। जैसे मान लो कि कोई भी एक्स पर्सन है, कोई भी एक्स पर्सन है, उसके पास क्या है? बचत है, उसके पास पैसा है, तो उसने क्या करा? वो पैसा जाकर के कहा? वो बैंक में जमा करा देगा। एरो को बहुत ध्यान से समझेगा, पैसा आया है, किसके पास आया है? बैंक के पास आया। ये एक्स पर्सन है, इसने बचत करी है, पैसा कहां जमा कराया? बैंक के पास कराया। मान लो ये एक्स है ना, महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है, महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है। अब उसने सोचा 20,000 तो खर्चा हो गया, 30,000 की बचत है, क्या करूं मैं बैंक में जमा करा देता हूं। उसने बैंक में क्या करा? जमा करा दिया। और जब उसने बैंक में जमा कराया तो कुछ तो लालच होगा ना, ठीक है, कुछ तो लालच होगा, तो इसलिए कुछ लालच तो चाहिए, लालच के बिना तो काम नहीं होता। तो बैंक ने बोला तुम पैसा जमा कराओ, हम तुम्हें क्या देंगे? ब्याज देंगे। क्या देंगे? ब्याज देंगे। तो इसलिए क्या है? बैंक उनको ब्याज देगा। अब ब्याज जो भी देगा उस पर क्या होगा? उनको प्रॉफिट, लोगों को प्रॉफिट होगा। 30,000 रुपए जमा कराए हमने, पैसा दो। अब ये एक इंसान की बात करी, ऐसा पता नहीं कितने लोग रोज बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, निकलवाते हैं, करवाते हैं, निकलवाते हैं। अब ये पैसा जो बैंक के पास यहां पर आ गया है, अब बैंक इसका क्या करेगा? बैंक इसका क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उनको क्या करेगा? पैसा देगा, मतलब लोन देगा, उधार देगा। साख, देखो साख, उधार, लोन, ये सब है ना एक ही शब्द है, मतलब पैसा मांग रहे हो आप किसी से, तो लोन देगा। अब जब लोन देगा तो ये लोन कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। मान लो वाई पर्सन को दे रहा है, वाई पर्सन को दे रहा है। अब बैंक बोलेगा यार हमने तुम्हें पैसा दिया है, हमें क्या फायदा? बोले बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोले हमें ब्याज दो। बोले ठीक है। तो अब ये जो इसने पैसा लिया है तो ये इसको क्या है? ब्याज वाई देगा। जैसे मान लो कि इसने 10,000 रुपए लिए हैं तो वो उस पर क्या है? ब्याज बैंक लेगा। अब देखो एक बात ध्यान सुनना, जैसे मानते हैं हम लोग कि टोटल है ना जो जमा कराने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 10 लाख लोग, 10 लाख रुपए आए। कितने रुपए आए? 10 लाख रुपए बैंक के पास आए। इन 10 लाख रुपए के ऊपर जो बैंक क्या है? ब्याज देगा। जैसे मान लो 10% ब्याज देगा, तो 10 लाख है तो 10 लाख पे 10% ब्याज दिया, तो 10 लाख पे 10% ब्याज कितना होगा? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए जो है कितने हैं? पूरे साल के, पर एनम इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पर एनम कहा जाएगा। 1 लाख रुपए क्या करे इन्होंने? साल के दे दिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा बैंक पे के पास जमा है उसमें से कुछ पैसा क्या है? आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। और हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है, आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है, उसके पास आपको कुछ रखना पड़ता है। तो जैसे मान के चलो कि भैया 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख रुपए हमें आरबीआई के पास रखने हैं। वैसे इस 2 लाख रुपए में आरबीआई के पास नहीं है, कुछ अमाउंट इतना होता है। दो चीजें होती है, एक सीआरआर होता है और एक एसएलआर होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है? एक अमाउंट, कुछ अमाउंट क्या है आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है और कुछ अमाउंट आपको अपने बैंक में ही रखना पड़ता है, वो आप लोगों को दे नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ अमाउंट आप, और ये जो रखने का है, कितना रखना है और कितना देना है, ये सब कौन तय करता है? आरबीआई तय करता है कि आपको इतना अमाउंट तो रखना है। तो जैसे मान लो 2 लाख रुपए उसमें चले गए, बचे कितने? 8 लाख। अब 8 लाख रुपए क्या है? देना है लोगों को। तो इन्होंने क्या करा? 8 लाख रुपए दे दिए। 8 लाख रुपए क्या है? लोगों को दे दिए। अब 10% अगर लोगों को ब्याज दिया है तो लोगों से कितना लेगा? 15% लेगा। प्रॉफिट भैया, बाबू भाई, प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। पैसा है ना, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 15 को आप 8 से गुना करोगे तो 120 आएगा, और फिर 3 जीरो लगा दो तो भैया 1,20,000, 1,20,000। देखो दिया कितना है? 1 लाख, और कमाया कितना है? 1,20,000। इस दोनों के बीच में कितना फायदा हो रहा है? लाभ, लाभ। 1,20,000 कमाया है और 1 लाख दिया है, तो कितने का फायदा हुआ? 20,000 का। यही क्या है? बैंकों को फायदा है।
ये जो ब्याज दे रहे हैं उस पे पैसा कमा रहे हैं और जो लोगों से पैसा ले रहे हैं उस पे ब्याज दे रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो लाभ है ना, यही क्या है, बैंकों के पास फायदा है, यही लाभ है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, जिन लोगों के पास बचत होती है वो पैसा जमा कराते हैं, बैंक उनको ब्याज देता है, और जो पैसा आता है वो लोगों को लोन दिया जाता है, लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाता है, पर उससे ज्यादा ब्याज लिया जाता है और 1,20,000 इस प्रकार से लाभ कमा लिया जाता है। अब आपके दिमाग में है ना एक सवाल बहुत जरूरी होगा, ठीक है, ये बहुत बुद्धू सा वाला सवाल है, ठीक है, और बचपन में ऐसे सवाल क्या है उछलते भी हैं दिमाग में कि सर अगर मान लो कि किसी बैंक में एक दिन सारे लोग पहुंच गए, लाओ लाओ हमारा पैसा दे दो दे दो दे दो, तो क्या होगा सर? कल्पना बहुत बढ़िया है। पहली बात तो आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा हुआ नहीं है कि सारे ही लोग क्या है पैसा लेने पहुंच जाए, ठीक है। दूसरी बात, अगर कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोग जमा कराने भी जाते हैं, ठीक है। अब जो 1,20,000 जो पूरे साल का ब्याज आ रहा है उसमें कोई किसी महीने में पैसा जमा करा रहा होगा, कोई किसी महीने में पैसा जमा करा रहा होगा, वो भी उनमें चल रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, पहली बात तो ये अजम्पशन जो हमारी कल्पना है यही गलत है कि इस प्रकार सारे लोग पहुंचे, वो नहीं पहुंचेंगे, वो कुछ ना कुछ अमाउंट निकलवाते रहेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट चलता रहेगा। और मान लो, चलो आपकी कल्पना को भी मैंने सिद्ध साबित कर दिया कि मान लिया कि एक बैंक में सभी लोग पहुंच गए, बाकी बैंक भी तो है, बाकी बैंक भी तो है, ठीक है भैया। जैसे कि मान लो कि आज मैं और राहुल सर हैं, ठीक है, मेरी जगह कभी राहुल सर क्लास ले लो और उनकी जगह मैं क्लास ले लूं, एक क्लास एक्सचेंज हो सकती है ना, हो सकता है बदलाव, बिल्कुल हो सकता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे मान लो एक बैंक एबीसी है और एक बैंक XYZ है। अब क्या हुआ, इस XYZ पे सारे लोग ही क्या है पैसे लेने के लिए पहुंच के, लाओ पैसा दो पैसा दो पैसा दो, हुआ ऐसा। अब इनके पास हो गया पैसा खत्म, तो इन्होंने एबीसी वालों को बोला अरे यार भाई थोड़ा सा पैसा भेज दो, 1,00,000 का कैश है ना हमारे पास, हमारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो, हम आपको दे देंगे। ये शॉर्ट नोटिस पे क्या होता है, मनी मंगवाया जाता है। तो ऐसा सिस्टम है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जितना हम सोचते हैं ना, ठीक है, जितना हम सोचते हैं उससे आगे ही सरकार के या व्यवस्था के कदम बने हुए रहते हैं कि भैया अगर ऐसी चीज हो जाएगी, जो चीज हम सोच रहे हैं ना, सोचो वैसी चीज है लोगों सरकार ने बना रखी होगी व्यवस्था की, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी व्यवस्था पूर्ण रूप से होती है। हाँ, पर जहां पे घफला करना हो वहां पे जनता से ज्यादा कोई भी नहीं सोच सकता। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। बैंकों में निक्षेप, अब थोड़ी सी थ्योरी जान लेते हैं। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं, निक्षेप मतलब डिपॉजिट करवाते हैं। देखो इतने सारे बैंकों के नाम है, इतने सारे बैंकों के नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, सिटी बैंक, पता नहीं कौन कौन से बैंक है, बहुत सारे बैंक है भारत में। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। तो जब लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही पैसों की जरूरत होती है, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, वाई का मतलब होता है इनकम, आय, हमने कितना कमाया। अब इस इनकम में से हम लोग दो ही काम कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, उपभोग। कंजप्शन का मतलब क्या होता है, उपभोग। उपभोग मतलब मैं किसी चीज में खर्चा कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ठीक है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने पैसा कपड़ों में लिया, खर्चा हो गया, मैंने खाने में लगाया, मैंने मतलब उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया, वो कंज्यूम हो गया, उपभोग हो गया। और बाकी उसका क्या करेंगे, सेविंग। सेविंग, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक ही बात होगी, मैं बताऊंगा कैसे होगी। सेविंग मतलब प्लस बचत या निवेश, या निवेश, ठीक है। अब देखो ये जो ऐसी बात है ना, ये आप जब एग्जाम में ये वाला पॉइंट लिखो उसके साथ लिख सकते हो, बाय वाई आय इज इक्वल टू उपभोग प्लस बचत। ये 12th का कॉन्सेप्ट है, टीचर खुश हो जाएगा, अरे वाह वाह बच्चे को इतना आता है। तो फिर आप इस फॉर्मूले के आधार पर लिख सकते हो कि देखो कि जो भी लोग हैं वो अपनी इनकम का या तो उपभोग करेंगे, खर्चा करेंगे, या उसे बचाएंगे। अब बचाने का मतलब क्या है भैया, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, ठीक है, पैसा रहना चाहिए, चाहे बैंक में रखो चाहे क्या हो, घर में रखो, पैसा बचा होना चाहिए। निवेश कैसे, जहां मैं पैसे लगा रहा हूं, मैंने खर्च में और निवेश में आपको अंतर बताया है। खर्चा जहां पे वापस पैसा नहीं आया, निवेश का मतलब जहां से पैसा वापस लौट करके आएगा मेरे पास। मैं बैंक में दे रहा हूं तो कुछ डबल या ट्रिपल होकर के आ रहा है, कुछ ना कुछ परसेंटेज ब्याज ही मुझे मिल रहा है। तो ऐसे क्या है, लोग क्या है, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं उपभोग करने के लिए, बाकी कुछ सेविंग बचत करते हैं या कुछ निवेश कर देते हैं। अब लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, हम तो बचपन में गुल्लक लाते थे और उस गुल्लक में डाल देते थे, ठीक है, उस गुल्लक में डाल देते थे, तो वही काम करते हैं। मतलब जो ये अतिरिक्त नगद है क्या करेंगे, इसकी बचत करेंगे, बचत करेंगे। और बचत कहां करेंगे, बैंकों में करेंगे। वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं, ठीक है। आप इसमें यह भी लिख सकते हो कि बैंकों में खाता खोलकर जमा कर देते हैं, अपने ही नाम से खोलेंगे, किसी के दूसरे के नाम से नहीं, सब मेरे नाम से खोल दे। ऐसा दिन आना चाहिए, सब है ना मेरे नाम से खाता खोल दे, सब पैसा जमा कराए, बहुत अच्छा दिन होगा। बैंक के जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। सूद मतलब ब्याज, ठीक है, सोनू सूद नहीं है ये,
ठीक है। हाँ, उम्मीद करो हर इंसान को एक एक सोनू सूद मिलेंगे। सूद मतलब ब्याज भी यहाँ पे क्या है दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है, मतलब सुरक्षित भी है, डबल बेनिफिट है ना, सिक्योर भी है और क्या होगा आपको सूद ब्याज भी उस पर क्या है मिलता जाएगा। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग क्या पैसा निकलवा भी सकते हैं, जब मुझे जरूरत है तब जाकर के मैं पैसा उसमें से निकलवा सकता हूं। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा कहा जाता है। अब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वे मांग जमा क्या होती है, मांग जमा क्या होती है, तो अब आप उस पर क्या लिखोगे, आप उस पर लिखोगे कि जो भी पैसा हम लोग बैंकों में जमा कराते हैं, जब हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी मांग के अनुसार हम उसे निकाल सकते हैं, उन्हें क्या है मांग जमा कहते हैं। 2 मार्क्स का आ रहा तो इसे लिख दो, 5 का आ रहा तो थोड़ा सा बढ़ा दो उसको, इसी बात को इलोबरेट कर दो कि भाई देखो बैंकों में लोग पैसा जमा कराते हैं, कौन सा पैसा जो अतिरिक्त है उसको जमा कराते हैं, और फिर जब जब मांग होती है उसे निकलवाते जाते हैं। ओके, तो उस प्रकार से आप इसे करिए। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा भी देता है, चेक से भुगतान के लिए भुगतान करता है जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। तो देखो अब मांग जमा में क्या है, आप थोड़ा चेक का भी काम को इस्तेमाल करने को समझिए। ये सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मान लो सुनीता है और एक अनीता है, ठीक है, सुनीता और अनीता है। अनीता और सुनीता जो है, सुनीता को क्या है, सुनीता को 1 लाख रुपए चाहिए, सुनीता को 1 लाख रुपए चाहिए। अब सुनीता को जब 1 लाख रुपए चाहिए तो सुनीता क्या कर रहा है, अनीता के पास आई, बोले बहन 1 लाख रुपए दे दे। मांग तो ऐसे रही है जैसे बिल्कुल क्या 1 रुपया हो, नहीं 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए अनीता ने बोला है, बहन मैं कौन सी जेब में लेकर के पैसे घूमती हूँ जो 1 लाख रुपए भी क्या भी दे दूं तुझे, हाँ। तो फिर सुनीता ने बोला कोई बात नहीं, जेब में तेरे पैसे नहीं है, चेक बुक तो है। बोला हाँ यार चेक बुक तो है, तो चेक बुक है ना, बोला चेक काट करके दे देना। तो चेक काट करने का मतलब क्या है, अनीता का जो खाता है, जैसे मान लो अनीता का जो खाता है वो XYZ बैंक में, अनीता ने क्या करा, अपनी चेक बुक से यहां पे नाम लिख दिया कि पे किसको पे करना है, सुनीता को पे करना है। ये चेक बुक है, उस पर नाम लिख दिया, किसको पे करना है, सुनीता को पे करना है। ठीक है, कितना अमाउंट पे करना है, 1 लाख रुपए। यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दिया, यहाँ पे साइन कर दिए अनीता ने अपने। ठीक है, ये जो चेक बुक है ये कौन से बैंक की है, XYZ बैंक की। कौन से बैंक की है, XYZ बैंक की है। अब उसने क्या करा, XYZ बैंक ने काट करके दे दिया 1 लाख रुपए। इसने यहां पे लिख करके दे दिया 1 लाख रुपए, किसको दे दो, सुनीता को दे दो। अब सुनीता का खाता किसमें है, सुनीता का खाता ABC बैंक में है। सुनीता ABC बैंक में गई, बोला ये लो 1 लाख रुपए मेरे बैंक में लेकर के आओ, मेरे अकाउंट में लेकर के आओ। तो अब ABC बैंक में जब वो खाता आया, ये चेक आया, तो ABC वालों ने क्या है, ट्रेन XYZ को फोन लगाया, बोले हाँ हेलो, बोले बोलिए, बोले अनीता नाम का कोई अकाउंट आपके बैंक में है क्या, बोले जी हाँ है। तो बोले उनके नाम से 1 लाख का चेक जारी करा गया है। तो बोले अच्छा 1 लाख का अमाउंट है, बोले हाँ जी 1.5 लाख का है। तो बोले 50,000 तो रखो 1 लाख रुपए क्या है हमारे बैंक में, आप क्या ट्रांसफर कर दो, क्योंकि सुनीता के नाम उसने पैसा करा है। ऐसे कर करके क्या है, आपने ना तो पैसा लिया ना दिया, चेक के थ्रू, कागज के थ्रू ही क्या है वो काम हो गया। और अब तो इतनी सुविधाएं आ गई हैं कि फोन के थ्रू वर्चुअल ट्रांजैक्शन इन्हें कहा जाता है। फोन के थ्रू पता ही नहीं चलता है कि सैलरी भी आ गई या नहीं आई। पर जो मजा, मतलब ऐसे ना, जब कड़कड़कते नोट हाथ में आते तो ऐसा लगता हाँ यार बिल्कुल, हाँ इस महीने कुछ आया है। अब क्या बिल्कुल, अब उसी से क्या है, फिर मुझे किसी को पेमेंट करना है, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, मुझे किसी को पेमेंट करना, उसने मुझे पेमेंट कर दिया, ऐसा सिस्टम चल रहा। तो अब तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से चेक की सुविधा भी क्या है, बैंक हमें देता है। चेक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ये बात मैंने पूरी आपको एग्जाम्पल से समझा दी, ठीक है। और जहां तक हो सके ना, आप एग्जामों में भी ये कोशिश करा करो। देखो हर चीज हम लोग वहां नहीं दिखा सकते, आप कोशिश करो जो उदाहरण देकर के अगर आप बता सकते हो, देखो ऐसा ऐसा है। आप मान लीजिए, जैसे गणित में नहीं पढ़ते हो, मान लीजिए x का मान 0 होगा, तो ऐसे मान लीजिए कि भाई अनीता, सुनीता, बबीता, बबली, जो भी है, राम, सुरेश, जो भी कोई भी नाम आप दे करके उसमें एक उदाहरण देने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकली आप दिखाने की कोशिश करिए। अब आता है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। तो जो ऋण संबंधी गतिविधियां, ऋण मतलब उधार, वापस मैंने बोला ऋण, उधार, साख, लोन, सब कुछ एक ही बात है। तो ये जो गतिविधियां हैं, ये एक्टिविटीज है, किस प्रकार से हो रही है उन्हें जानते हैं। बैंक जनता से जो धन
जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। तो मैंने ये बात आपको पूरा एक प्रैक्टिकल में समझा चुका हूं कि किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे इन्होंने क्या पूरा पैसा इसमें जमा कर रखा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं इस पैसे का, या एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इससे पहले वाली स्लाइड तक हमने जो भी पढ़ा ना वो क्या था, लोगों ने जो पैसा जमा कराया वहां तक की कहानी। लोगों ने जो पैसा जमा कराया वो, और फिर जो लोगों ने ही जिन्होंने जमा कराया वही पैसा उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, मतलब निकलवा लिया। ठीक है, जमा कराया और निकलवा लिया। यह अभी तक किसकी कहानी है, जमाकर्ताओं की कहानी है। ठीक है, ये जो अभी तक कहानी है वो किसकी कहानी है, जमाकर्ताओं की कहानी है, जो डिपॉजिटर्स है, जो जमा करा रहे हैं उनकी कहानी। ओके, अब जो कहानी में जो नया ट्विस्ट लेकर के आएंगे वो लोग लेकर के आएंगे पैसा इनका, ठीक है, और इस्तेमाल करेगा लोन लेने वाला। ठीक है, तो इनके पैसे से वो मकान बना लेगा, इनके पैसे से वो बिजनेस चला लेगा, इनके पैसे से वो गाड़ी खरीद लेगा, उनके पैसे से वो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। तो जमा कराने वाले ये हैं और अब जो लोन लेने वाले हैं वो। तो सबसे पहला तो जो काम है वो बैंक क्या करता है, इस पैसों में से कुछ नगद अपने पास क्या है, रख लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई ही डिसाइड करता है कितना पैसा आरबीआई के पास रखना है और कितना पैसा बैंक को खुद के पास रखना। रेट जो होती है, एक दर है, वो निश्चित करता है कि इतना प्रतिशत आपको खुद के पास रखना और इतना प्रतिशत आरबीआई के पास। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, मतलब जमा करता है, जो जमा करा रहे हैं, एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। देखो अब एक बात बताओ, जैसे कि भैया मैं किसके पास जाऊं कि भाई मुझे पैसा दे दे, पर बैंक क्या है, मेरे पास बिल्कुल एक मध्यस्थता की तरह से काम कर रहा है कि भाई उनके पास पैसा था एक्स्ट्रा, वो आप ले लो, और आपके पास पैसों की कमी थी, आप ले जाओ। तो ये मध्यस्थता वाला क्या है, काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। जो जमा पे पैसा दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10% जमा पे दे रहे हैं, पर 15% ब्याज पे ले रहे हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। जो मैंने आपको लाभ बताया था कि ये लाभ है, वही क्या है, उन लोगों की आय है, वही उनकी क्या है, आय है, इनकम है। अब आते हैं साख पे या क्रेडिट जिसे हम लोग कहते हैं। फिर वही बात है, साख, लोन, सब कुछ एक। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं, सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। देखो अभी तक की जो हमारे इतिहास की जो हिस्ट्री चल रही है, कहानी चल रही है, वो चल रही है एक लीगल सिस्टम के थ्रू, बैंकों के द्वारा। बैंकों में गए, पैसा जमा कराया, फिर बैंकों से पैसा लिया, पूरा लीगल सिस्टम आपका चल रहा है। ओके, अब हम लोग क्या है, एक आम जीवन की जो व्यवस्था है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जब क्या है मैं बैंक में ना जाऊं, मैं अपने रिश्तेदार से पैसा ले लूं, मैं अपने दोस्त से पैसा ले लूं, दोस्तों से लेकर के देना नहीं चाहिए, ये अच्छे सिद्धांत है, ठीक है देना चाहिए वैसे। तो मैं दोस्त से ले सकता हूं, रिश्तेदार से ले सकता हूं, साहूकार, महाजन जिन्हें बोलते हैं, जो गांव के बहुत अमीर लोग होते हैं, जो पैसा लोगों को क्या है उधार देते हैं, उन लोगों की अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऋण या उधार का मतलब क्या है कि एक सहमति पे क्या है, साहूकार कर्जदार को पैसा दे और एक समय के बाद क्या है, कर्जदार वो पैसा उसको लौटा दे। जैसे कि इसमें आप देखिए, ये पैसा दे रहा है और इसने बोल दिया दे दूंगा, तो चिंता ही मत कर, किसी बात की चिंता मत कर, दे देंगे पैसा बिल्कुल। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका करता है। देखो अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोली, ऋण है ना महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा करता है, बहुत जरूरी है। देखो कर्जा है ना, कर्जा अंबानी साहब पर भी है, कर्जा जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो ना उन पर भी है, और कर्जा एक आम व्यक्ति जो आम इंसान है ना उस पर भी, कर्जा सब पर है। तो उधार लेकर के ही सबकी क्या है, गाड़ी चल रही, भाई मैंने उससे पैसे लिए, मैंने उसको दिए, उसका ये उधारी से ही क्या है जीवन में सबका काम चल रहा है। जैसे मान लो कि अगर आज मेरे पास है ना, आज मेरे पास क्या है, पैसे नहीं, आज मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पता है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी छोटी सिस्टर है उसकी शादी करनी है, ठीक है, मुझे अपनी छोटी सिस्टर की शादी करनी है। वैसे छोटी सिस्टर है नहीं, उदाहरण, बस फिर से उदाहरण, ठीक है, उदाहरण पे दुनिया कायम है, शादी करनी है छोटी सिस्टर की। अब मुझे ये बात पता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे जो महीने की सैलरी है वो 40,000 है, ये मैं मान करके चल रहा हूं कि भाई जो घर में टोटल जो भी इनकम आ रही है सबकी मिला करके 40,000 की। पर अब भी 8% शादी में 10 लाख रुपए लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, 10 लाख रुपए मेरे पास अब भी एक मुश्त राशि है ना वो मेरे पास नहीं पड़ी है। तो क्या करूंगा, बैंक जाऊं, जा सकता हूं, बैंक से ले सकता हूं, मुझे सस्ती दर पर मिल जाएगा। पर मैंने सोचा यार बैंक जाऊंगा, ये कागज दो, वो बोलेंगे पहले बैंक मैं अकाउंट खुलाओ, फिर बताओ आप क्या काम करते हो, कितना पैसा कमाते हो, इतनी झंझट से बचने की इच्छा है। मैंने क्या करा, अपने गांव में एक किसी साहूकार को बोला, भाई साहब 10 लाख रुपए मुझे आप दे दो।
उसने बोला यार ठीक है भाई, मनीष टीचर है, पढ़ाता है, घर में भी अच्छी इनकम होती है, जो भी है। इस प्रकार से उसने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए कि हाँ भाई अपनी छोटी बहन की जिसको शादी करनी है। 10 लाख रुपए मेरे पास एक बार आ गए हैं। अब उसने मुझे ये बात बोली थी कि भाई 10 लाख रुपए तो ये, और 1 साल के अंदर तू लौटाने की बोल रहा है, 50,000 इसके ऊपर क्या करेगा तू, मुझे ब्याज दे देना। तो 10.5 लाख रुपए क्या है, दे देना। तो मुझे पता है मेरी इतनी इनकम है, मैं 1 साल में 2 साल में जितने भी मुझे चुकाने की हिम्मत होगी मैं उसमें उसको चुका दूंगा और उसके ऊपर ब्याज दे दूंगा। ये ऋण उधार क्या था, सकारात्मक और महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इस पर मुझे क्या हुआ, जो एक बार मेरा काम नहीं रुका ना, बहन की शादी तो हो गई, बहन की शादी तो हो गई ना। अगर मान लो ऋण की सुविधा ही दुनिया में नहीं होती तो वो 40,000 रुपए क्या मैं कर देता क्या शादी, नहीं पॉसिबल। तो ऋण क्या है, एक बार के लिए जो आपके महत्वपूर्ण काम है ना उनको निकाल देते हैं, उनको पूरा करवा देते हैं। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों ने सकारात्मक बताया है, अच्छी बात बताई है। पर आगे हम इसका नेगेटिव फेज भी पढ़ेंगे। नेगेटिव जो चेहरा है ना, नकारात्मक चेहरा है साख का, वो भी देखेंगे। वो कैसे, जब साहूकार महाजन क्या है बहुत ज्यादा ब्याज दर लगा करके लेते हैं, वो क्या है, नकारात्मक है। ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या ज्यादा कृषि प्रधान होते हैं, कृषि करने वाले लोग काम करते हैं, तो वो फसल उगाने के लिए ही मुख्य रूप से लेते हैं। अब आ जाते हैं कर्ज जाल पे। ठीक है, अब ये कर्ज जाल है क्या, कर्ज जाल जैसे मैं आपको एक बार पहले प्रैक्टिकली समझा देता हूं। कर्ज जाल क्या है, जैसे मान लो एक किसान है, एक किसान है। अब इस किसान की क्या है, ज्यादा आमदनी नहीं होती, ज्यादा इनकम नहीं है, पर इसको क्या हुआ, कुछ एक घर में कोई बड़ा काम पड़ा और उसको क्या है, पैसों की जरूरत पड़ी। जैसे मान लो कि ये मान लो कि फसल उगाने के लिए ही उसको पैसों की जरूरत पड़ी। इसने क्या करा, 2 लाख रुपए अपने गांव के किसी साहूकार से, महाजन से ले लिए, जो लोग पैसा देते हैं, 2 लाख रुपए से ले लिए। जब 2 लाख रुपए ले लिए तो भाई पूछा कितने महीनों में लौटा देगा, बोले 6 महीने बाद फसल बदलती है, जब ये फसल पूरी हो जाएगी तो मैं आपको क्या करूंगा, मार्केट में बेच करके आपको लौटा दूंगा। 2 लाख रुपए पे कितना ब्याज, बोले भैया महीने का है ना, महीने का कितना, तुझे 20% ब्याज देना पड़ेगा, 20% ब्याज देना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, 40,000 रुपए क्या हो जाएंगे, महीने के हो जाएंगे। चलो ठीक है, 40,000 हम लोग महीने के नहीं, इसको मान करके चलते, वो 6 महीने के जो ब्याज देगा वो इतना हो जाएगा। तो 2,40,000 रुपए उसको क्या है, लौटाने, 2,40,000 रुपए उसको लौटाने। अब हुआ क्या, जब 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद क्या हुआ, जब फसल हुई तो वो सही नहीं हुई, खराब हो गई, ज्यादा बारिश आ गई, ओले पड़ गए, तो वो फसल खराब हो गई, मार्केट में ज्यादा बिकी नहीं। जब गई नहीं मार्केट में तो अर्निंग हुई नहीं, और चलो जो थोड़ी बहुत फसल ठीक थी उससे जो भी पैसा उसने कमाया वो कितना था, वो 1 लाख रुपए था, वो 1 लाख था। इसकी उम्मीद किसान की ये थी कि भैया मैं फसल बेच करके क्या करूंगा, 5 लाख रुपए कमा लूंगा, फसल बेच करके 5 लाख रुपए कमा लूंगा, जिसमें से 2.5 लाख तो क्या है साहूकार को दे दूंगा, ठीक है, 1 लाख क्या है अपने परिवार के लिए रख लूंगा, और 1.5 लाख अगली फसल के लिए खर्चा कर दूंगा। यहां तो सारा प्लान ही बिगड़ गया, फसल में जो कमाई हुई वो सिर्फ 1 लाख की हुई। तो अब क्या होगा, ये इसको पैसे नहीं दे पाएगा 2.5 लाख। अब फिर क्या हुआ, फिर वो साहूकार महाजन के पास गया, मालिक थोड़ा सा पैसा, ये फसल खराब हो गई मालिक, अगले में दे दूंगा मैं आपको। साहूकार महाजन बोले ठीक है भाई ले जा, 2 लाख और ले जा। फिर 2 लाख गया, 2 लाख रुपए उसने दे दिए, फिर उस पर 40,000 का ब्याज आया, फिर 2,40,000 हो गए। ऐसे करते करते जब वो नहीं चुका पाता है तो कर्ज के जाल में, डेब्ट ट्रैप हम इसे बोलते हैं, उस कर्ज के जाल में वो फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। और एक दिन इस कर्ज के जाल से किसान कैसे बाहर निकलता है, फांसी लगा करके बाहर निकल जाता है। इसीलिए क्या है, ये थोड़ा सा नकारात्मक चेहरा है साग का, खास करके विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है उन जैसे लोगों के लिए नकारात्मक काम करता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो बार बार में क्या उनको कर्जा देकर के फंसाता जाएगा। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, ये परिस्थिति के खतरों और हानि होने पे प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। तो ऋण क्या है, फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये सब क्या है, खतरों पर और हानि पे डिपेंड करता है। जैसे कि जब मैंने वहां से पैसा लिया तो वो मेरे लिए फायदे का काम करा, पर जैसे किसान ने लिया वो उसके लिए नुकसान का काम करा। इस चित्र को देखेगा, बिल्स मतलब जो भी उसने लोन सब कुछ ले रखा है वो सब कुछ है, वो उनको धक्का देना है, पर वो बिल्स उसके आके ऊपर आते जा रहे हैं और उसको एक दिन क्या है दबा देंगे, उसको फंसा देंगे। बिल्कुल यह दर्शाना चाहता हूं मैं यहां से। अब आते हैं ऋण की शर्तें क्या है भाई, किस आधार पर ऋण, एक तरफ से पैसा दो, दूसरी तरफ से हाथ मिला लो कि हाँ भाई ये काम आपको क्या है ध्यान में रखना है। ऋण की शर्तें क्या है,
सबसे पहली शर्त होगी ब्याज दर। कितनी ब्याज दर पे? भैया अगर मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा तो कितने? भैया 10% में तुझे ब्याज दे दूंगा। 10% में तुझे क्या है ब्याज दे दूंगा, कितना? साल का। तो सबसे पहले तो अगर जब भी ऋण देने की बात होती है तो उसमें क्या तय होता है? ब्याज दर तय होती है कि इतना ब्याज आप मुझे वापस दोगे। समर्थक ऋण आधार गिरवी रखने के लिए, देखो ऋण आधार शब्द को समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है? ऋण आधार। ऋण मतलब उधार और आधार, ऋण का आधार। किस आधार पे मैं आपको ऋण दूं? भैया किस आधार पे मैं आपको उधार दूं? मुझे क्या विश्वास है कि आप पेमेंट चुका दोगे? कोई आधार तो बताओ। भैया मैं इतना कमाता हूं, चुका दूंगा। नहीं फिर भी तो बता नहीं कितने कमाता है, चुकाएगा नहीं चुकाएगा। तो अब यहां पर मैं कोई ऐसी चीज रखूंगा, जैसे मान लो मैंने किसी से 8,00,000 रुपए उधार मांगे, तो वो मुझसे क्या है, कम से कम 10,00,000 रुपए तक की कोई चीज रखवाएगा, अपने पास गिरवी रखवाएगा। बोलेगा जिस दिन तू मेरे पैसे और ब्याज लौटा देगा उस दिन तू ले जाना। वो तो उसको क्या करेगा, मेरे जमीन के कागज रखवा लेगा, मेरे से सोना चांदी रखवा लेगा, और कोई इंपॉर्टेंट वस्तु है वो चीज रखवा लेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट वस्तु जिसकी क्या हो वैल्यू, जितना पैसा लिया हो उससे ज्यादा हो। ज्यादा क्यों? क्योंकि 8,00,000 तो लिए हैं, तू 1 साल 2 साल में नहीं लौटा पाया तो ब्याज तो वसूलू, ब्याज तो वसूलू। और जिसने पैसा दिया है अगर वो उसको पैसा वापस नहीं मिलता है तो उसको पूरा पूरा अधिकार है कि वो उस सामान को बेच सकता है, उस सामान पे बोली लगवा सकता है। तो समर्थक ऋण आधार मतलब क्या है? ऋण का जो आधार है कि इस आधार पे हम आपको पैसा दे रहे हैं। फिर है आवश्यक कागजात, तो कागजात भी आपको कोई ना कोई चीज, और भुगतान के तरीके कि भाई भुगतान कैसे करोगे आप, ठीक है भैया हर महीने कुछ कुछ किस्त दोगे, ये एक साथ पूरा 6 महीने साल भर के बाद आप पूरा पैसा लौटाओगे, ब्याज हर महीने देकर के जाओगे, या पूरा ब्याज भी एक साथ दोगे। तो भुगतान के तरीके जो भी है वो सब कुछ सिस्टम पूरा तय होता है। अब आते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्रों में शाख। औपचारिक और अनौपचारिक, ये दो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। औपचारिक मतलब है फॉर्मल, जहां पे पूरे कानूनी व्यवस्था के द्वारा होता है, पूरा कानूनी रूप से होता है, जहां पे देखभाल करने के लिए हर चीज को, सिस्टम को संभालने के लिए सरकार बैठी हुई है। और एक हम पढ़ेंगे अनौपचारिक क्षेत्र, जैसे कि साहूकार महाजन, वहां कोई भी नहीं है, अपने मन घड़ंत तरीकों से वो सिस्टम को चला रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र। ऋण पहले वर्ग में बैंक और सहकारी समितियों से लिए कर्ज में आते हैं। तो पहला औपचारिक में क्या है, कौन से? बैंक और सहकारी समितियां आएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आएंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां ऐसा है कि लोगों का ग्रुप होता है और वो पैसे देने का थोड़ा काम करते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार। अनौपचारिक में कौन आ रहा है? साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि, इन सबसे आप पैसा ले सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, जो औपचारिक है, बैंकों पे, सहकारी समितियों पे, इन पे ध्यान रखता है, पर अनौपचारिक पे नहीं रखता। फिर आते हैं अनौपचारिक क्षेत्र पे। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। तो वहां कोई ध्यान रखने वाला नहीं। अब देखो वहां पे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रख रहा है ना, भैया इतना पैसा आपको हमारे पास रखना है, इतना अपने पास, इतना रेट लगानी, सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कोई नहीं, आप चाहो जितना पैसा लूट सकते हो लोगों से। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं। नाजायज तरीके से रोकने वाला कोई थप्पड़ मार के भी ले लो, पैसा नहीं दे तो उसके साथ डिशुम डिशुम भी कर लो, उसकी गाड़ी भी उठवा लो, ठीक है, उसके सामान भी उठवा लो, मतलब कोई सिस्टम नहीं है वहां पे। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई है कि जो साहूकार महाजन होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से लोगों को क्या है, कर्ज जाल में फंसा देते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, साहूकार महाजनों को देखो, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है सारी जगह, ठीक है ना, तो पैसा ही पैसा है। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए, तो उन्हीं को क्या है, ज्यादा पैसा देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। अब देखो आय कैसे बढ़ेगी भाई, कर्जा लेने से आय कैसे बढ़ेगी? देखिए जब मुझे बैंक से, मान लो मुझे अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, मेरे बैंक से 1,00,000 रुपए लिए, मैंने बैंक से क्या है 1,00,000 रुपए लिए। जब बैंक से मैंने 1,00,000 रुपए लिए तो मैं क्या करूंगा, उसे बिजनेस में लगा दूंगा, ठीक है, अपने व्यापार में लगा दूंगा, और उस व्यापार से क्या है, व्यापार से मैं पैसा तो कमाऊंगा, तो मेरी आय बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या है, जो ब्याज है वो भी कम देना पड़ेगा, तो उससे मुझे फायदा ही होगा। वे फसल उगा सकते हैं, ठीक है, अगर आप किसान हो तो फसल उगा सकते हो। कोई कारोबार, मतलब हमारे देश में इतना है कि हम लोग किसानों को बहुत सस्ती दरों पर ऋण देते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो साहूकार महाजन होते हैं ना, वो लोगों को देने नहीं देते, वो जाने ही नहीं देते, लोगों को पहुंच नहीं देते हैं वहां तक कि भाई आप ऐसा काम करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम हमसे पैसा लो। और अभी मैं आपको एक सिस्टम बताऊंगा जहां पे क्या है, साहूकार महाजन खुद बैंक से पैसा ले रहा है पर गरीबों को नहीं जाने दे रहा है।
ठीक है, कारोबार लगा सकते हो, कोई छोटा उद्योग लगा सकते हो, वे नया उद्योग लगा सकते हो या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हो, कुछ भी काम आप पैसा कर सकते हो। पैसा है तो सब कुछ है यार। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो अगर सस्ता और सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब आपकी कैपेसिटी के अनुसार अगर आपको कर्जा मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो विकास, देश का ही विकास करता है। अब देखो औपचारिक और अनौपचारिक साथ किसे क्या मिलता है। अब ये जो क्या है आपके एनसीईआरटी के ही है, मैं कोई विदेश से लेकर के नहीं आया, इन्हें खरीद करके नहीं लाया, एनसीईआरटी का ही। इसमें बता रखा है साहूकार से 33% लोग लेते हैं, रिश्तेदार मित्रों से 8%, अन्य औपचारिक से ऐसा, सहकारी समितियां बैंकों से 25%, व्यावसायिक बैंकों से, जमींदारों से, पूरा सिस्टम आपको बता रखा है। इस पर हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हमें दे रखा है। ओके, इस पर अब हम लोग चर्चा करनी। शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक है। देखो अब मेरी बात बहुत, इस चित्र को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भी एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी लिखा है मैंने इधर। इसमें जो शहर के परिवार के जो लोग हैं वो किस प्रकार से ले रहे हैं, जो नीला है, ठीक है, जो यहां पे नीला है वो क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र है, और जो ये आपको बैंगनी कलर में देखने को मिलेगा ये औपचारिक क्षेत्र में। अब देखो सबसे पहले जो गरीब परिवार के लोग हैं, शहरों में जो गरीब परिवार के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, 85% कहां से ले रहे हैं, अनौपचारिक स्रोतों से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब साहूकार से, इनसे, और 15% लोग क्या है, बैंकों के पास जा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा कम संपत्ति वाले, थोड़े गरीबों से थोड़े से ऊपर, वो 53% साहूकार या महाजन से ले रहे हैं, 47% बैंकों के पास जा रहे हैं। समृद्ध परिवार जो थोड़ा सा और भी अच्छी कंडीशन है, ठीक है, 72% क्या हो रहा है, किसके पास जा रहा है, औपचारिक बैंकों के पास जा रहे हैं, और 28% साहूकार या महाजन से ले रहे हैं। और जो अमीर परिवार है, तो भैया ये साहूकार या महाजन कौन है, ये अमीर परिवार ही तो है, यही तो पैसा दे रहे हैं। तो 90% ये लोग क्या है, बैंकों के पास जाते हैं, और 10% किसी और दूसरे से उधार लेकर के ये भी कभी कभार काम चला लेते हैं। मतलब आप देखो जैसे जैसे ये बड़ी कैटेगरी में आते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, वो बैंकों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अब आप एक बार इस सिस्टम को समझने की कोशिश करिएगा, लोग करते क्या है, साहूकार या महाजन क्या करता है, साहूकार या महाजन क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे गांव में मुझसे काफी लोग क्या करेंगे, पैसा लेंगे, वो क्या करता है, 10 लाख रुपए बैंक से लेकर के आ जाता है उधार, किसी भी नाम पर, कि भाई मुझे ये काम करना है, ये करना, 10 लाख रुपए उसने उधार लिया। बोला कितना ब्याज देना है इस पे, बोले साल का 10%, साल का 10% मतलब 1 लाख रुपए देना है। भैया साल भर के बाद उसे क्या है, 1 लाख रुपए देना है, टोटल कितना हुआ, 11 लाख, मतलब साल भर के बाद उसे क्या है, 11 लाख रुपए बैंक को लौटाने। आई बात समझ। अब 11 लाख जो उसे बैंक को लौटाने ना, वो क्या करेगा, 11 लाख पे 11 लाख पे उसे क्या करना है, अब इन 11 लाख 10 लाख रुपए जो वो लेकर के आया ना, उसमें से वो क्या करेगा, 5 लाख किसी को अपने गांव में दे देगा, ठीक है, 5 लाख किसी को बोल दे, ले फसल सल उगा ले, फसल के लिए पैसा ले ले, किसी के मान लो 3 लाख किसी को दे दिए, फिर 2 लाख किसी को दे दिए, ऐसा करके उसने करा। अब उसने क्या करा, जिसने 5 लाख लिए उसको बोला, देख भाई 6 महीने के अंदर तू मुझे पैसा देगा, और इस पे कितना, 1 लाख रुपए मुझे ऊपर चाहिए। और इसको जिसको 3 लाख दिए उसको बोला, देख भाई 80,000 रुपए मुझे ऊपर दे देना, और 2 लाख वाले को बोला 50,000 ऊपर दे देना, ठीक है। तो अब देखो टोटल 10 लाख रुपए जो बैंक से लाया उसने क्या लोगों को दे दिए, जो गरीब लोग हैं, जो किसान, उनको दे दिया। 1,80,000, 2,30,000, 2,30,000, मान लो पूरे साल का सिस्टम है, 2,30,000 रुपए। अब इसने लोगों को 10 लाख दिए, कमाए कितने, 2,30,000, ठीक है, 10 लाख तो आएंगे वापस, तो इसने कमाए टोटल कितने, 12,30,000 इसके पास वापस आ गए, 12,30,000 आ गए भाई, 10 लाख तो जो दिए वो, और 2,30,000 ब्याज, तो 12,30,000 आ गए। 11 लाख बैंक को देने दे दो, कितना बचा, 1,30,000। तो ये जो 1,30,000 बचा ना, ये क्या है, साहूकार महाजन प्रॉफिट कमा ले। और गरीब को क्या बोलेंगे, जब तू बैंक में जाइयो, ऐसे ऐसे पैसा लेते हैं, ऐसे ऐसे कागज लगवाते हैं, वो कागज मांगेंगे, ये कागज मांगेंगे, बना दिया ना बेवकूफ। तो इसलिए क्या है, ये इस प्रकार से भी बिजनेस कर सकते हैं, तो करना नहीं है वैसे, पर ये लोग लोगों को लूटने की जो प्रक्रिया है इसमें काम करते हैं। अब जानते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह या इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, मतलब देखो नाम से देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, खुद की सहायता हम खुद करेंगे। अब ये लोग करते क्या है, इसमें विशेष करके जो गांव की महिला हैं या जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे मान लो 15 या 20 जने, मान लो 20 जो महिला है ना, उन्होंने क्या करा, अपना एक ग्रुप बना लिया, और उन्होंने ये बोला कि भाई महीने के है ना, हम सब क्या करेंगे, 1,000 रुपए जमा कराएंगे।
तो एक महीने में कितने जमा हो गए? 20,000 रुपए यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है भाई, पहले महीने किसी को कोई काम नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। फिर दूसरे महीना जब आया तब कितने हो गए? 40,000 हो गए। 20,000 पहले के और 20,000 इस महीने में तो जमा कराओगे, कितने हो गए? 40,000 हो गए। फिर तीसरे महीने में भी मान लो किसी को काम नहीं पड़ा तो ये 60,000 हो गए। चौथे महीने में भी किसी को काम नहीं पड़ा, 80,000 हो गए। अब मान लो क्या हुआ, यहाँ पे कोई औरत है, ठीक है, औरत है, उसको बोला यार मेरे जो बच्चा है उसकी फीस भरनी है, ठीक है, एक मायरा भी भरना है, ठीक है, मायरा भात वो भी भरना है, तो मुझे पैसे चाहिए। बोला कितने चाहिए? बोले 30,000 रुपये मुझे चाहिए। बोले ठीक है। अभी जो 80,000 पड़े ना, इसमें से क्या है, इसने 30,000 रुपये दे दिए। और बोले कितने दिनों में लौटाएगी? बोले 6 महीने के अंदर अंदर में लौटा दूं। तो ठीक है, तो 6 महीने के अंदर लौटाए तो 2,000 रुपये इसके ऊपर और दे देना ब्याज के रूप में, तो 32,000 रुपये क्या हुआ? आसान हो गया। हर महीने तो अपने अपने 1,000 रुपये तो जमा करा नहीं, उसके साथ तो 32,000 का भी ब्याज चुकाती रहना और काम करती रहना। खुद की हेल्प खुद ही हो गई ना। फिर कभी और किसी औरत को जरूरत पड़ी और पैसे दे दी, और औरत को जरूरत पड़ी और पैसे दे दी। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह खुद की सहायता खुद करते हैं। विशेष करके ये औरतें बनाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने, उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने का आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। मतलब महीने का 1,000 रुपया दे दिया, 1,500 दे दिया, 500 दे दिया, वो अपने अनुसार बना लेते हैं। छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं, तो जो छोटा कर्जा है वो अपने उस समूह से ही ले लो। समूह इन कर्जों पे ब्याज लेता है, लेकिन ये साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। तो साहूकार से आपको ना गिड़गिड़ाना पड़े, ना जाना पड़े, उससे अच्छा है कि आप खुद ही एक ग्रुप बना करके कर लो। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। तो मतलब अब उनके पास क्या है, बचत हो गई, जिससे कि क्या है, अगर वो बैंक से कोई बड़ा लोन ले सकते हैं और अपनी बचत में से क्या है जो ब्याज है बैंक को वो दे सकते हैं। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, तो आप एक समूह का नाम रखो और उस आधार पर क्या है, बैंक से लोन ले सकते हो। और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसरों के सृजन करना है। तो अब आप जब बैंक में जाओगे क्या बोलोगे कि भाई हमारा ये काम है, हमें खेती के लिए चाहिए, हमें सिलाई मशीन का एक सेंटर खोलना है उसके लिए चाहिए। तो स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का कोई काम कर सको, उसके लिए पैसा देगा बैंक। उदाहरण के लिए सदस्यों के छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़ाने के लिए भी हो सकता है। कार्यशील पूंजी जैसे बीज, खाद, बांस, कपड़े ये खरीदने के लिए भी, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन खरीदने के लिए, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए हो सकता है। समूह दिए जाने वाले ऋण पर उसका लक्ष्य कितने समय में लौटा देंगे ये तय करता है। उसकी रकम कितनी है, कितनी रकम किसको देनी है और कितनी रकम हर महीने लेनी है ये भी डिसाइड करता है। ब्याज दर डिसाइड करेगा, वापस लौटाने की अवधि डिसाइड करेगा, ये सारी डिसाइड। तो ऋण की शर्तें जो भी होती है वो वापस आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। जैसे कि मान लो ये लोग बैठे हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी की पिक्चर है, तो वो लोग बैठे हैं और बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं, देखो भैया तूने पैसे नहीं दिए ना, तो देख लेना अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल पूरा सिस्टम से ही क्या ये लोग काम करते हैं और स्वयं सहायता खुद की हेल्प खुद कर लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन कारण महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, तो यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। तो अगर वो खुद भी एक ग्रुप बना करके बैंक के पास जाते हैं और उनके पास कोई ऋणाधार, कोई गिरवी रखने के लिए भी कोई चीज नहीं होती, तो बैंक उनको लोन दे देता है। यहाँ से हमें एक सबक भी मिलता है, एक सीख भी मिलती है कि भगवान भी कहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा शायद कि सबसे पहले ना आपको खुद की मदद खुद को ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर भगवान से कुछ चाहते हो, आप सृष्टि से, संसार से अगर कुछ चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या संघर्ष करना पड़ेगा, आपको क्या है खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको क्या है कदम आगे बढ़ाने होंगे, फिर क्या आपकी भगवान भी मदद कर पाता है। तो ये एक ऐसा ही उदाहरण है कि जब तक आप भी क्या है, आप भी कुछ ना करोगे, आप कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक ना तो बैंक कुछ काम कर सकता है, ना व्यवस्था कुछ काम कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, मुद्रा और साख का वन शॉट खत्म, और जल्द आपके साथ एक नए वन शॉट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बिल्कुल स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।